नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बात हिंदू राष्ट्र पर मचे घमासान से करेंगे। दरअसल मुंबई में जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी के भतीजे हसन मदनी के बयान से बवाल मच गया है। मदनी ने हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को गद्दार बोला, लेकिन मदनी के बयान के बाद एक बार फिर से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। हिंदू राष्ट्र के बयान पर मदनी परेशान है और ये बात उनके बयान में साफ झलक रही है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। सबसे पहले बात हसन मदनी की करेंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर हसन मदनी का बयान सामने आया है। मुंबई में जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग में हसन ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले गद्दार हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले सोच रहे, फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी गलत नहीं है। यानी को कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो फिर मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग की जाएगी। और जरा इस बात को लेकर गौर से सोचिए। उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? सिख खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? रास्ते तुम खोल रहे हो। इस मुल्क को सेकुलर मुल्क है, इसका दस्तूर सेकुलर है। तो आपने सुना किस तरीके से बयान उनकी तरफ से दिया गया। मौलाना अरशद के भतीजे हसन मदनी ने क्या कहा ये भी हमने आपको बताया, लेकिन चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये बात रखी है कि अगर हिंदू देश बनाने की बात कहने वाले गद्दार नहीं है तो फिर मुस्लिम देश की मांग करने वाले भी गद्दार नहीं कहलाएंगे। जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो गद्दार हैं। मुसलमान किसी से डरता नहीं है, देश के लिए वो कफन बांधने को भी तैयार हैं। देखिए, अपना देश प्रेम बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत नहीं है तो फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना भी गलत नहीं होगा। और मदनी के बयान के बाद बाबा बागेश्वर ने हुंकार भरी है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठाता रहूंगा। ये बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया है, हिंदुओं के हित की बात मैं करता रहूंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर बयानबाजी तेज हो चुके हैं। एक तरफ देखिए किस तरीके से मदनी साहब तो कह रहे हैं कि ये देश सेकुलर है और जो लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे या जो इस तरह की बात करें वो लोग गद्दार हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाता रहूंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। सर, लगातार हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, मुहिम कहाँ तक पहुंची? ये मुहिम कहाँ तक पहुंची है? हिंदू राष्ट्र को लेकर आप क्या कदम उठा? भारत के कोने कोने में पहुंच रही है। जहाँ जय श्री राम के नारे सुनाई दें, समझना वहाँ पहुंच गए। केरल स्टोरी को लेकर आपका एक बयान लगातार वायरल हो रहा है कि आपने जो कहा उसको लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया। अब केरल स्टोरी में तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस देश की यही विचित्र स्थिति है कि जब उसके ऊपर घट जाता है लोग तब मानते। हम अपनी पीड़ा नहीं चिल्ला रहे, हम भारत की पीड़ा चिल्ला रहे। हमारे अंदर राष्ट्र की पीड़ा व्याप्त है। निजी हमारा कोई सपना नहीं है, ना हम सो रहे, ना हम खा रहे, ना हम पी रहे। दिन ना रात ये इतने विवाद, इतने उपद्रव सिर्फ हिंदुओं के हित के लिए हम सह रहे हैं। लोगों को लग रहा कि हम विवादित बातें बोल रहे हैं, हम राष्ट्र हित की बात बोल रहे हैं कि जातिवाद दूर हो, हिंदुओं जागो। ये जो लव जिहाद वाली चर्चा हमने उठाई थी, कितना ट्रोल किया, लेकिन आज सामने आ रहा है तो मुंह चुप हो रहा है। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मदनी साहब को ये इतना डर किस बात का, इतना खौफ किस बात का? कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग गद्दार हैं और अगर हिंदू राष्ट्र की बात सही तो फिर हम मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। अरे भाई, उन्हें पता नहीं है क्या ऑलरेडी मुस्लिम देश हैं?
देखिए बिल्कुल भूल गए कि 47 में जो बंटवारा हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे थे, बट गया पाकिस्तान, उसके बाद एक और मजहबी देश आ गया बांग्लादेश, तो लगातार बंटवारा तो मजहब के नाम पर होता रहा है। और ऐसे में एक चीज और मैं बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चीज साफ कर चुके हैं कि यहाँ हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सबको साथ लेकर चलने का जो इरादा है, सबका साथ सबका विकास करने की जो पृष्ठभूमि है, वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को चरितार्थ करती है और हिंदू राष्ट्र है। उसी पैटर्न पर काम किया जा रहा है, सबको साथ लेकर किया बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, पूरे देश भर में योजनाएं बनती हैं और सबका फायदा उनको मिलता है। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र को गलत अर्थ में पेश करके जो मुस्लिम राष्ट्र की वकालत करने वाले मदनी साहब हैं वो भूल गए हैं कि 47 में देश एक विभाजन का सामना कर चुका है। उसकी मूल में, उसकी बुनियाद में यही इस्लामी शरिया कानून था जिसको लागू करने के लिए लोग मांग कर रहे थे और पाकिस्तान के रूप में एक नया मुल्क हमारे सामने आया। तो अब देश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। गजवाए हिंद लागू करने का इरादा रखने वाले बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें रेडिकलाइज किया जा रहा है और एक लंबी फहरिस्त है, कोई छोटी मोटी नहीं है। पीएफआई का तो काम ही यही था। पीएफआई पे जो लगातार एनआई की रेड चली है उसके मूल में यही आया है। वो आर्थिक सहायता वकीलों द्वारा ऐसे लोगों को मुहैया कराई भी जाती है और कई बार जमीयत का दखल भी उसमें देखने को मिला है। तो ऐसे में मदनी साहब को जो अपनी बात उन्होंने रखी है उसे सोचने की जरूरत है। मदनी साहब की तरफ से बयान दिया क्या, कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से भड़काने की कोशिश भी करते हैं। और ये भी कहा गया था कि देखिए अगर कांग्रेस ने 70 साल पहले ही बजरंग दल पर बैन लगा दिया होता तो देश बर्बाद ना होता। क्या उनको ऐसा लगता है कि देश बर्बाद हो रहा है या देश बर्बाद हो गया? ये किस सोच है, ये कौन सी सोच है उनकी, कौन सी सोच पनप रही है? देखिए जब ये सोच रखते हैं तो भूल जाते हैं कि सिमी क्या कर रही थी, सिमी पर बैन क्यों लगाना पड़ा। वो भूल जाते हैं कि पीएफआई की एक्टिविटी क्या थी, पीएफआई को क्या करना पड़ा। बजरंग दल का नाम किसी आतंकवादी एक्टिविटी में तो सामने आया नहीं है। पीएफआई का तो सबने देखा है किस तरह से दंगे सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान हुए थे। प्रयागराज में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, प्रयागराज में ही देखने को मिला था कि अटाला में बीते साल पथराव हुआ था, मस्जिदों से पत्थर चलाए गए थे, पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ था। तो देश को हिंसा की आग में धकेलने की कोशिश ऐसे संगठन लगातार करते रहे। यही तो बात है, ये सारी चीजें वो भूल जाते हैं, ये कोई भी बात उनको याद नहीं होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बाबा बागेश्वर का दरअसल चौंकाने वाला बयान सामने आया है। हिंदू राष्ट्र की मुहिम से मुझे खतरा है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। मैं सनातन विरोधियों के टारगेट पर हूं, लगातार छोटे छोटे हमले हो रहे हैं लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। देखिए किस तरीके से बागेश्वर बाबा की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान दिया गया है। एचयूटी के मामला जो सामने आया, हिजबुल तहरीर में भी हिंदू युवकों को धर्मांतरित करके मुस्लिम बनाया गया और उसके बाद उनके द्वारा धर्मांतरण का एक पूरा गैंग चलाया जा रहा था। आपको लगता है कि ये गैंग जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए जागृत आगे भी बढ़ रहा और इनके गैंग में जो रोड़ा बनते हैं उनको मिटाने का भी काम कर रहा है। उनमें कहीं ना कहीं निशाने पर हम भी लगातार षड्यंत्र, लगातार छोटे छोटे स्मॉल हमले किए जा रहे हैं। उनसे हमें भय नहीं है और हिंदू जग रहा है, बहुत जल्दी हिंदू जवाब देगा। लग रहा है आप टारगेट किए जा रहे हैं एक वर्ग के द्वारा। अनवरत एक वर्ग के द्वारा क्या, सनातन विरोधियों के द्वारा। तो सुना आपने, बाबा बागेश्वर को कह रहे हैं कि मुझ पर छोटे छोटे हमले हो रहे। ज्यादा बातचीत के लिए मकरंद काले इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मकरंद जरा बताएं, क्योंकि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि उन पर लगातार छोटे छोटे अटैक्स किए जा रहे हैं लेकिन वो डरने वाले नहीं है और हिंदू राष्ट्र की जो मुहिम है उसको वो चलाते रहेंगे। वो कौन लोग हैं जो बाबा बागेश्वर को टारगेट कर रहे हैं? देखिए लगातार उनकी तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं। वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ वो लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी चीज़ों के खिलाफ लगातार बोलते हैं। ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर लगातार टारगेट करके हमले किए जाते हैं। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं। उनका कहना था कि कैमरे के अलावा भी उन्होंने इस मुद्दे पर काफ़ी देर तक चर्चा की कि जब मैं कहता था कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, धर्मांतरण करवाया जा रहा है, तब कोई नहीं मानता था। आज जब द केरल स्टोरी रिलीज हो गई है उसके बाद सबकी आंखें खुल रही हैं। मैंने क्या गलत कहा था? तो जाहिर है कि उनको इस बात का दुख है कि उनकी बातों को मिस इंटरप्रेट करके जो सनातन विरोधी हैं, कथित तौर पर उनके द्वारा जो सनातन विरोधी कहे जाते हैं, वो लगातार उनको टारगेट करते हैं और ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू जागृत कर
करने के लिए मैं लगातार मुहिम मैंने छेड़ रखी है। मैं दिन रात जागता हूँ, खाता नहीं, पीता नहीं, बिल्कुल किसी चीज़ का होश नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू जागृत हो जाए। लेकिन इसके बावजूद मुझे टारगेट किया जाता है, मेरे ऊपर लगातार हमले होते हैं। लेकिन ये मुहिम रुकेगी नहीं, आगे बढ़ती रहेगी। हमने उनसे HUT को लेकर सवाल किया था कि HUT में सामने आया है कि उसके आतंकी धर्मांतरण करवाकर उसके बाद आतंकी वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते थे। तो धर्मांतरण करने का एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, ये गैंग तो चल ही रहा है। साथ ही साथ इस गैंग के काम में जो लोग रोड़ा बनते हैं, हम जैसे लोग, यानी बाबा बागेश्वर जैसे लोग, दिनेश शास्त्री जैसे लोग जो रोड़ा बनते हैं, उनको टारगेट करने का भी काम किया जाता है और वो लगातार किया भी जा रहा है। लेकिन वो डरने वाले नहीं है और ये मुहिम इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी। बागेश्वर धाम सरकार की ओर से उठाई जा रही थी, तो अब इस तरह निशाने पर नजर आते हैं। इस तरह की बयानबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मनीष और मकरंद, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। बड़ी खबर इसी बीच बता दें, मुंबई में जमीयत उलेमाए हिंद की मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी की ये मांग है कि बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा जो है वो कांग्रेस पूरा करे, तभी लोग भरोसा करेंगे, वरना भरोसा टूटेगा। कांग्रेस चुनाव में जीत का हवाला देकर ये मांग उठाई गई। 70 साल पहले कांग्रेस को बैन करने का फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जाना चाहिए था। कांग्रेस की सत्ता से बेदखल होने की वजह यही थी, ये कहना है मदनी का। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती। हमारे साथ मनीष और मकरंद लगातार बने हुए। मनीष, अरशद मदनी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार, अब क्योंकि बजरंग दल को बैन करने की बात यहां पर उठ रही है। उनका तो ये तक कहना है कि ये काम 70 साल पहले कर देना चाहिए था, जैसे तो कोई आतंकी संगठन हो साहब। देखिए, बिल्कुल 70 साल पहले बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं, जिसके चलते तुष्टीकरण की राजनीति परवान चढ़ती गई। और आज नतीजा ये है कि मदनी महाराष्ट्र में बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बातें कर रहे हैं। वो संगठन वो भूल गए हैं। सिमी का काम क्या था? अलीगढ़ में गढ़ बना रखा था, वहां से जो एक्टिविटी चलती थी पूरे देश को दहलाने की कोशिश, नापाक कोशिशें की जाती थी। सिमी पर प्रतिबंध लगाने की बात कभी मदनी साहब ने नहीं की। पीएफआई को लेकर सॉफ्ट रुख रखा जाता है। पीएफआई क्या कर रही है सब देख रहे हैं, कैसे देश में अशांति स्थापित हो, इसका इरादा पीएफआई से जुड़े लोगों का है। जब प्रतिबंध लग चुका है तब भी नेटवर्क को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उस ओर इरादा न उस ओर विचार कोई मदनी साहब के सामने आए कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता, ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई को जायज उन्होंने ठहराया हो, ऐसा कोई बयान अब तक सामने आया नहीं है। तो अपने सहूलियत के हिसाब से उनको जो सूट करता है उस तरह के बयान देने की जो कोशिश है वो महाराष्ट्र से मदनी साहब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजहबी बातें भड़काने की कोशिशें, एक जो तबका है जिसके साथ लेकर योगी सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है, सरकारी योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है, पसमानदा समाज का पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको तवज्जो दी जा रही है। तो शायद वो मदनी साहब को रास नहीं आ रही, जिसके चलते वो एक तबके को बरगलाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बरगलाने के प्रयास जो है वो लगातार यहाँ पर देखिए किए जा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कैसे पीएफआई की ओर से अभी लखनऊ में, जब यहाँ अगर हम वाराणसी की बात करते हैं, कैसे कोशिश यहाँ पर यह की जा रही थी कि माहौल को खराब किया जाए, गुप्त ऑफिस खोले जाते हैं। पीएफआई पे बैन होने के बावजूद भी उस पर प्रीति किसी तरह के बयान नहीं आते, लेकिन इस तरह की बातें जरूर। बिल्कुल, और आप दोनों का तमाम